उस रात गांव में इतनी तेज बारिश हो रही थी कि पुराने घर की दीवारें भी जैसे कांप रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बरसों से बंद पड़े उस घर की खिड़की के पीछे एक लालटेन जल रही थी। बारिश की आवाज कभी कभी सिर्फ पानी की नहीं होती, उसमें यादें भी गिरती है। उसी रात लगभग 15 साल बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। बस की धुंधली खिड़की पर बहती बूंदों के पार खेत, आम के पेड़ और मिट्टी की पगडंडियां धुंधली तस्वीरों की तरह दिखाई दे रही थी। शहर ने मुझे नौकरी, पैसा और एक पहचान तो दे दी थी, लेकिन बदले में मुझसे बहुत कुछ चुपचाप ले भी लिया था। सबसे ज्यादा शायद घर। कंडक्टर ने धीरे से कहा, भैया आखिरी स्टॉप आ गया। मैंने बैग उठाया। बस चली गई और उसके जाते ही सड़क पर फिर वही गहरा सन्नाटा उतर आया। दूर कहीं बिजली चमकी। पूरा गांव जैसे एक पल के लिए सफेद रोशनी में जागा और फिर दोबारा अंधेरे में डूब गया। सामने वही पुराना रास्ता था जहां बचपन में मैं नंगे पांव बारिश में दौड़ा करता था। हर मोड़ मुझे पहचानता था, बस मैं ही उन्हें भूल गया था। गांव पहले जैसा नहीं रहा था। कई घरों के दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। जिन आंगनों में कभी शाम को चूल्हे जलते थे, वहां अब घास उगाई थी। हवा में भी एक अजीब खालीपन था, जैसे लोग चले गए हों, लेकिन उनकी सांसें अभी भी इन दीवारों में अटकी हों। मेरा पुश्तैनी घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। लकड़ी का बड़ा दरवाजा, जिसकी पॉलिश बरसों पहले उतर चुकी थी। बरामदे की टूटी हुई मटकी अब भी वही पड़ी थी। छत से पानी लगातार टपक रहा था। मैंने जेब से पुरानी चाबी निकाली, वही चाबी जो दादी की अलमारी से उनके गुजर जाने के बाद मिली थी। ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। भीतर सीलन की गंध थी, भीगी मिट्टी की खुशबू थी और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगने लगती है। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ठीक 7 मिनट पर रुकी हुई थी। दादी कहा करती थी, कुछ घड़ियां समय नहीं बताती, किसी के लौटने का इंतजार करती है। तब मैं हंस देता था। आज वो बात याद आई तो गला जाने क्यों भारी हो गया। मैंने बरामदे में बैग रखा। सोचा आज रात यही रुक जाऊंगा। सुबह सफाई करूंगा और शहर लौट जाऊंगा। बस इतना ही तो काम था। घर बेचने से पहले आखिरी बार देख लेना। लेकिन शायद घर की अपनी कोई और योजना थी। अचानक बाहर तेज हवा चली। खिड़की के पुराने पट अपने आप हिलने लगे। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई और तभी मेरी सांस जैसे रुक गई। सामने वाले पुराने कमरे की खिड़की के भीतर एक हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। लालटेन। मैं कुछ पल बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। यह कैसे हो सकता है? इस घर में बिजली तक नहीं थी। मैं अभी अभी अंदर आया था। किसी इंसान के होने की कोई आहट नहीं थी। शायद बाहर किसी बिजली की चमक होगी, मैंने खुद को समझाया। लेकिन नहीं, रोशनी लगातार जल रही थी। शांत, स्थिर, जैसे किसी ने अभी अभी उसे जलाया हो। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर फिसल रही थी और उनके पीछे वो लालटेन किसी सपने की तरह चमक रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। मैंने हल्का सा धक्का दिया। कमरा वैसा ही था जैसा दादी छोड़ गई थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर तह करके रखी उनकी सफेद ऊनी चादर। पास वाली छोटी मेज पर पीतल की लालटेन सचमुच जल रही थी और उसके ठीक बगल में रखा था एक मिट्टी का चाय का कप। उसमें से अब भाप नहीं उठ रही थी, लेकिन कप पूरी तरह सूखा भी नहीं था। जैसे किसी ने बहुत देर पहले नहीं, अभी थोड़ी ही देर पहले चाय पी हो। मेरे हाथ अनायास कांप गए। कौन है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। अलमारी बंद थी। चारपाई पर पुराना गद्दा रखा था। दीवार पर दादा दादी की धुंधली तस्वीर टंगी थी। सब कुछ वैसा ही।
फिर ये लालटेन। मैं मेज के पास गया। उसकी लौ बिल्कुल शांत थी। दादी लालटेन जलाते समय हमेशा बाती को थोड़ा तिरछा करती थी। मैं बचपन में कहता, सीधी क्यों नहीं? वो मुस्कुराकर कहती, तिरछी बाती की लौ ज्यादा देर तक जलती है। मैंने देखा, ये बाती भी बिल्कुल वैसी ही तिरछी थी। दिल के भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। अचानक मेरी नजर मेज के नीचे रखे एक पुराने लोहे के संदूक पर गई। बरसों पहले दादी किसी को उसे छूने नहीं देती थी। आज उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। मैं घुटनों के बल बैठा और धीरे से उसे खोला। अंदर कपड़ों की महक नहीं थी। वहां दर्जनों पुराने पत्र रखे थे, सभी धागे से बंधे हुए। ऊपर वाले लिफाफे पर धुंधली स्याही से लिखा था, जिस दिन तू लौटे उस दिन पढ़ना। मेरे हाथ वहीं रुक गए। बारिश अचानक और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरा घर उस एक वाक्य को सुन रहा हो। मैंने कांपते हाथों से पहला पत्र उठाया। लिफाफा पुराना था, किनारे पीले पड़ चुके थे। उस पर मेरा ही नाम लिखा था, वही नाम जिसे दादी हमेशा प्यार से पुकारती थी। मैंने धीरे से लिफाफा खोला। भीतर रखा कागज अभी भी सुरक्षित था। पहली पंक्ति पढ़ते ही आंखें भर आई। अगर तू ये पत्र पढ़ रहा है तो समझूंगी कि मेरी लालटेन आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ लाई। उस पल मुझे पहली बार लगा, शायद उस रात उस पुराने घर में मैं अकेला नहीं था। दादी नहीं थी, लेकिन उनका इंतजार अब भी जल रहा था। बारिश की बूंदें अब टीन की पुरानी छत पर एक धीमा संगीत बजा रही थी। कमरे में जलती लालटेन की लौ कभी हल्की सी कांपती, फिर शांत हो जाती। मैंने संदूक के पास ही फर्श पर बैठकर वो पहला पत्र पूरी तरह खोला। कागज से हल्की सी कपूर और पुराने संदूक की मिलीजुली खुशबू आ रही थी। वही खुशबू जो बचपन में दादी की अलमारी खोलते ही पूरे कमरे में फैल जाया करती थी। पत्र की शुरुआत उनके परिचित शब्दों से हुई थी, मेरे छोटे बादल, अगर तू सच में लौट आया है तो पहले डर मत। इस घर में जो भी रोशनी दिखे समझ लेना कि वो किसी भूत की नहीं, किसी अपने के इंतजार की है। छोटे बादल। मैं अनायास मुस्कुरा दिया। ये नाम दुनिया में सिर्फ दादी मुझे बुलाती थी, क्योंकि बचपन में पहली बारिश होते ही मैं छत पर भाग जाता था और कहता था कि मैं बादलों का दोस्त हूं। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने वर्षों पुराना वही बरसाती गांव जीवित होने लगा। मैं शायद 10 साल का था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरे गांव की बिजली चली गई थी। दादी ने रसोई में पीतल की यही लालटेन जलाई थी। उसकी पीली रोशनी में उनका चेहरा किसी कहानी की किताब जैसा शांत लगता था। मैं उनके पास बैठा गरम चाय में बिस्कुट डुबो रहा था। दादी, मैंने पूछा था, आप हर बारिश में यही लालटेन क्यों जलाते हो? उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा था, क्योंकि कुछ लोग रास्ता बारिश में ही ढूंढते हैं। कौन लोग? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मेरे सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा दी थी। तब मुझे लगा था कि वो कोई पुरानी लोक कथा होगी। आज समझ आ रहा था कि शायद वह किसी एक इंसान की बात कर रही थी। मैंने पत्र आगे पढ़ा। तुझे याद है ना, तू हमेशा पूछता था कि मैं खिड़की में लालटेन क्यों रखती हूं। मैंने कभी सच नहीं बताया, क्योंकि बच्चे इंतजार का मतलब नहीं समझते। वे सिर्फ लौट आने की खुशी जानते हैं। मेरे गले में कुछ अटक गया। कमरे की खिड़की से बाहर वही रास्ता दिखाई दे रहा था, जहां से मैं अभी अभी आया था। दादी हर बारिश की रात इसी खिड़की के पास बैठती होंगी, शायद उसी रास्ते को देखती होंगी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पत्र के कुछ और पन्ने फर्श पर बिखर गए। मैंने उन्हें समेटा तो नीचे एक पुरानी तस्वीर भी निकल आई। तस्वीर में मैं था, भीगे हुए बाल, आधी बाह की शर्ट और दोनों हाथों में मिट्टी की नाव। मेरे पीछे दादी खड़ी थी, हाथ में यही लालटेन लिए। तस्वीर के पीछे उन्होंने लिखा था, जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा शायद इस तस्वीर का मतलब समझेगा। मेरी आंखें तस्वीर पर टिक गई। मुझे वो दिन साफ याद आ गया। गांव के बाहर छोटी सी नदी उफान पर थी।
मैं अपनी कागज की नाव बहाने जिद कर रहा था। मां ने मना किया था, लेकिन दादी मेरा हाथ पकड़कर बोली थी, चल, मैं साथ चलती हूं। हम दोनों बारिश में भीगते हुए नदी तक गए थे। उन्होंने लालटेन को ऊंचा पकड़ रखा था, जबकि दिन का उजाला था। मैंने हंसकर कहा था, दादी, दिन में लालटेन कौन जलाता है? उन्होंने जवाब दिया था, रोशनी बाहर के लिए नहीं, अपने साथ चलने वालों के लिए होती है। उस समय वो बात भी समझ नहीं आई थी। आज हर वाक्य किसी पुराने ताले की तरह खुलता जा रहा था। मैंने अगला पन्ना पलटा। शहर जाना बुरा नहीं होता बेटा, लेकिन कभी ऐसा मत होने देना कि तेरे लौटने की उम्मीद घर छोड़ दे। घर तभी तक घर रहता है जब तक कोई किसी की राह देखता है। मेरे हाथ कांप गए। शहर जाने के बाद शुरू के 2 साल मैं हर महीने गांव आता था। फिर नौकरी बदल गई, फिर प्रमोशन मिला, फिर मीटिंग्स बढ़ती गई, फोन कम होने लगे, त्योहार वीडियो कॉल में बदल गए। और एक दिन दादी चली गई। मैं उनके अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुंच पाया था। उस दिन मैं एयरपोर्ट पर फंसा था। लोगों ने कहा था, तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन कुछ पछतावे कभी मजबूरी नहीं मानते। बारिश और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरा घर मेरे साथ रो रहा हो। मैंने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा। अगर मैं तब तक न रहूं जब तू लौटे, तो खिड़की की लालटेन एक बार जरूर जलाना। मैं नहीं चाहती कि इस घर को लगे कि उसका बच्चा रास्ता भूल गया। मैंने धीरे से लालटेन की ओर देखा। तो क्या ये मैंने नहीं जलाई? फिर किसने? उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैल गई है। अदरक वाली चाय। मैंने चौंक कर मेज पर रखा मिट्टी का कप देखा। वो अब भी वही था। उसकी सतह पर बारिश की नमी नहीं, बल्कि जैसे किसी गर्म हथेली का स्पर्श बचा हुआ था। मैंने कप उठाया। वो हल्का सा गर्म था। मेरी सांस थम गई। ये संभव नहीं था। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। कोई नहीं था, सिर्फ लालटेन की स्थिर लौ, खिड़की पर गिरती बारिश और दादी की तस्वीर। तभी संदूक के भीतर से कुछ खिसकने की आवाज आई। मैंने झुककर देखा। नीचे एक और छोटा लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस पर पीतल की पट्टी लगी थी, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, दूसरा पत्र, तब खोलना जब पहली बार तू सचमुच रोले। मेरी आंखों से एक बूंद कागज पर गिर पड़ी। शायद दादी जानती थी कि कुछ आंसू सालों तक नहीं गिरते, वे बस एक बारिश की रात का इंतजार करते हैं। रात अब और गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी बेचैन नहीं लग रही थी, जैसे वो भी इस पुराने घर की कहानी सुनने बैठ गई हो। लालटेन की पीली लौ कमरे की दीवारों पर धीमे धीमे हिलती परछाइयां बना रही थी। मैं अभी भी फर्श पर बैठा था, हाथों में दादी का पहला पत्र और सामने वो छोटा लकड़ी का डिब्बा। उस पर लिखा था, दूसरा पत्र, तब खोलना जब पहली बार तू सचमुच रोले। मैं हल्का सा मुस्कुराया। दादी, आपको कैसे पता था कि मैं रोऊंगा? उत्तर कहीं से नहीं आया, लेकिन कमरे की खामोशी में भी उनका अपनापन सुनाई दे रहा था। मैंने डिब्बे का छोटा सा कुंडा खोला। अंदर एक और लिफाफा रखा था, साथ में एक पुरानी चाबी। ये चाबी पहली वाली से छोटी थी और उसके सिर पर लाल धागा बंधा हुआ था। लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, ऊपर वाला कमरा। मेरे भीतर एक हल्की सिहरन दौड़ गई। ऊपर वाला कमरा। बचपन से उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। मैं कई बार जिद करता था, दादी, वहां क्या है? वो हंसकर कहती, जब तू बड़ा हो जाएगा तब खोलना। मैं बड़ा तो हो गया था, लेकिन लौटा बहुत देर से। मैंने दूसरा पत्र खोला। दादी की लिखावट पहले जैसी ही थी, धीमी, गोल और बेहद साफ। मेरे छोटे बादल, अगर तू यहां तक पहुंच गया है तो शायद तू अपने आप से भागना छोड़ चुका है। ऊपर वाले कमरे में कोई खजाना नहीं है, बस कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने तेरे लौटने तक संभाल कर रखा। पत्र के बीच में एक पंक्ति थी,
जिसने मेरे भीतर वर्षों से दबे अपराध बोध को जैसे नाम दे दिया। सब लोग सोचते थे कि तू हमें भूल गया। मैंने कभी नहीं माना। मेरी आंखें बंद हो गई। सच ये था कि मैं भूलना नहीं चाहता था। मैं बस हर बार लौटने की तारीख टालता गया। पहले कहा अगले महीने आऊंगा, फिर दिवाली पर, फिर होली पर, फिर अगले साल। कभी कभी इंसान घर नहीं छोड़ता, बस लौटने का समय छोड़ देता है। मैंने चाबी उठाई और लालटेन हाथ में लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थी। ऊपर जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर मेरी आहट पहचान रहा हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, लेकिन बीच बीच में साफ किए गए छोटे छोटे हिस्से दिखाई दे रहे थे। मैं ठिठक गया। ये कैसे संभव था? अगर ये घर बरसों से बंद था, तो जाले कुछ जगहों से हटे हुए क्यों थे? बारिश की बिजली चमकी। एक पल के लिए ऊपर का गलियारा उजाले में नहा गया। सबसे आखिर में वही पुराना दरवाजा था, गहरे सागौन की लकड़ी का, जिस पर पीतल का छोटा ताला लगा था। मैंने लाल धागे वाली चाबी ताले में डाली। टक! ताला पहली ही कोशिश में खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। कमरा उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ये कोई डरावना बंद कमरा नहीं था। ये तो जैसे समय का संग्रहालय था। दीवार पर मेरी पहली कक्षा की ड्राइंग लगी थी। कोने में मेरा टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा रखा था। एक शेल्फ पर स्कूल की ट्रॉफियां धूल से ढकी हुई थी। मेरी पतंग, मेरी स्लेट, यहां तक कि बचपन का छोटा नीला रेनकोट भी तह करके रखा था। दादी ने कुछ भी नहीं फेंका था। उन्होंने मेरा पूरा बचपन संभाल कर रख लिया था। कमरे के बीच में एक छोटी मेज थी। उस पर सफेद कपड़ा बिछा था और उसके ऊपर एक कांच की बोतल में सूखे गुलमोहर के फूल रखे थे। मुझे तुरंत याद आया, गांव के स्कूल के बाहर एक बड़ा गुलमोहर का पेड़ था। हर बारिश के बाद मैं उसके फूल उठाकर दादी को देता था। वो कहती, जब ये सूख जाएंगे तब भी इनका रंग याद रहेगा। उन्होंने सचमुच उन्हें संभाल कर रख लिया था। मैंने मेज पर रखा तीसरा कागज उठाया। ये पत्र नहीं था, ये मेरी लिखावट थी। ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैं बड़ा होकर कभी गांव नहीं छोड़ूंगा। मैं अवाक रह गया। ये मैंने 8 साल की उम्र में लिखा था। नीचे दादी ने पेंसिल से सिर्फ एक लाइन जोड़ दी थी, अगर छोड़ भी दे तो रास्ता मत भूलना। मेरे होंठ कांपने लगे। उसी समय नीचे से कोई हल्की सी आवाज आई, टक, जैसे किसी ने लकड़ी की कुर्सी खिसकाई हो। मैं तुरंत सीढ़ियों की ओर दौड़ा। नीचे वाला कमरा खाली था। कुर्सी अपनी जगह से थोड़ी पीछे खिसकी हुई थी। मेज पर रखा चाय का कप अब आधा भरा हुआ था। मैं ठहर गया। मैंने तो उसे खाली देखा था, या शायद मेरा भ्रम था। कमरे में अदरक और तुलसी की वही परिचित खुशबू फिर से फैल गई। दादी, मेरे मुंह से अनायास निकला। बाहर हवा थोड़ी थम चुकी थी। सिर्फ बारिश की सीधी धारें खिड़की से दिखाई दे रही थी। तभी मेरी नजर खिड़की के पास रखी सिलाई मशीन पर गई। उसके नीचे एक छोटी कपड़े की थैली रखी थी, जो पहले वहां नहीं दिखी थी। मैंने थैली खोली। अंदर एक रेल टिकट थी, नागपुर से गांव। तारीख वही थी जिस दिन दादी का निधन हुआ था। टिकट कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसके साथ एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज था। उस पर दादी ने लिखा था, मुझे पता है तू आने निकला होगा। कभी कभी मंजिल से पहले भी बारिश बहुत तेज हो जाती है, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया है। बस तू खुद को भी कर देना। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। सालों से जो बोझ मैं ढो रहा था, वो पहली बार हल्का होने लगा। मैंने लालटेन को फिर से खिड़की के पास रख दिया। उसकी लौ बाहर अंधेरे रास्ते की ओर देख रही थी। तभी मुझे याद आया, संदूक में अभी एक आखिरी पत्र बाकी था। उसके ऊपर लिखा था, इसे सूरज निकलने से ठीक पहले पढ़ना, क्योंकि हर इंतजार का अंत रात में नहीं, सुबह में होता है।
मैंने वो पत्र सीने से लगा लिया। बाहर पूर्व दिशा अभी भी अंधेरी थी, लेकिन कहीं बहुत दूर बारिश की आवाज में पहली बार मुझे एक चिड़िया की धीमी पुकार सुनाई दी। रात अपने सबसे शांत हिस्से में पहुंच चुकी थी। बारिश अब भी हो रही थी, मगर उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। टीन की छत पर गिरती बूंदें अब किसी लोरी जैसी लग रही थी। खिड़की के बाहर दूर तक फैले खेत धुंध में खो गए थे और आसमान का काला रंग धीरे धीरे नीलेपन में घुलने लगा था। दादी ने लिखा था, इसे सूरज निकलने से ठीक पहले पढ़ना, क्योंकि हर इंतजार का अंत रात में नहीं, सुबह में होता है। मैंने आखिरी पत्र अपने हाथों में लिया। कागज सबसे नया था, जैसे ये सबसे बाद में लिखा गया हो। उसकी तह खोलते ही एक सूखा गुलमोहर का फूल मेरी हथेली पर आ गिरा। वही लाल फूल जिसे मैं बचपन में हर बारिश के बाद उनके लिए चुनकर लाया करता था। मैंने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। मेरे छोटे बादल, अगर तू यहां तक पहुंच गया है तो समझ लेना कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। मुझे कभी इस बात का दुख नहीं था कि तू शहर चला गया। दुख सिर्फ इतना था कि कहीं तू ये ना मान ले कि देर हो गई है। बेटा, घर लौटने में कभी देर नहीं होती। मेरी आंखें नम हो गई। कितने साल मैंने इसी एक झूठ के साथ गुजारे थे कि अब लौटने का कोई मतलब नहीं, कि दादी नहीं रही इसलिए घर भी नहीं रहा। लेकिन इस पुराने कमरे में बैठकर पहली बार समझ आया, घर दीवारों से नहीं बनता, किसी के इंतजार से बनता है। पत्र आगे कहता था, तुझे एक राज बताऊं? गांव वाले समझते थे कि मैं हर बारिश की रात तेरे दादा का इंतजार करती हूं। सच ये है कि तेरे दादा तो मेरे सपनों में रोज आ जाते थे। मैं तो उस छोटे लड़के का इंतजार करती थी जो बारिश में भीगकर दरवाजा खोलते ही चिल्लाता था, दादी चाय बना दो। मैं हंसते हंसते रो पड़ा। इतनी छोटी सी बात, और मैं उसे 15 साल तक नहीं समझ पाया। मुझे अपना बचपन बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। भीगे पैरों से पूरे घर में मिट्टी फैला देना, दादी का झूठ-मूठ गुस्सा करना, रसोई में अदरक कूटने की आवाज, खिड़की में जलती लालटेन, और फिर दोनों का बरामदे में बैठकर बारिश गिनना। हम बूंदे गिना करते थे। मैं हमेशा हार जाता था। दादी कहती थी, बारिश को कभी कोई नहीं गिन सकता, जैसे किसी का इंतजार। मैंने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा, जब तू ये पढ़ ले तो लालटेन बुझाना मत, उसे खिड़की में रख देना, ताकि अगली बार अगर कोई और अपने घर लौटे तो उसे भी लगे कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। मेरे हाथ अपने आप लालटेन की ओर बढ़ गए। मैंने उसे उठाया और उसी खिड़की की चौखट पर रख दिया जहां दादी हर बरसाती रात बैठा करती थी। बाहर का रास्ता अभी भी भीगा हुआ था। पगडंडी पर पानी की पतली धारा बह रही थी। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई। मैंने बाहर देखा। एक बूढ़ा आदमी छाता लिए धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। पास आने पर मैंने उन्हें पहचान लिया। रघुवीर काका, वही पड़ोसी जिन्होंने मुझे बचपन में पतंग उड़ाना सिखाया था। उन्होंने बरामदे में खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, आ ही गया तू। मैं चौंका। काका, आपको कैसे पता चला मैं आया हूं? उन्होंने खिड़की में जलती लालटेन की ओर देखा और बहुत धीरे बोले, जब भी ये लालटेन जलती थी, तेरी दादी कहती थी, एक दिन मेरा बच्चा इसे देखकर लौट आएगा। आज रात इतने साल बाद फिर रोशनी दिखाई दी तो समझ गया कि इंतजार खत्म हो गया। मेरे भीतर जैसे सारी गांठें खुल गई। काका, ये लालटेन किसने जलाई? उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, कुछ सवालों का जवाब मिल जाए तो कहानियां छोटी हो जाती है। बस इतना मान ले, तेरी दादी ने इसे बुझने नहीं दिया। हम दोनों कुछ देर बिना बोले बारिश देखते रहे। पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। बादलों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली और खिड़की से होती हुई सीधे लालटेन के शीशे पर पड़ी। लौ अब भी जल रही थी, लेकिन उसके साथ सुबह की रोशनी भी जुड़ गई थी। मैंने महसूस किया कि कमरे का अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा है।
रघुवीर काका ने पूछा, अब क्या करेगा? मैंने पूरे घर की ओर देखा। टूटी दीवारें, पुरानी कुर्सी, दादी की चादर, संदूक, तस्वीरें और खिड़की में जलती वो लालटेन। मैंने शांत आवाज में कहा, घर नहीं बेचूंगा। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से पता हो। उस सुबह हमने बरामदे में बैठकर चाय बनाई, बिल्कुल वैसी ही, अदरक, तुलसी और थोड़ा सा गुड़ डालकर। मिट्टी के 2 पुराने कप निकाले गए। बारिश अब फुहार बन चुकी थी। चाय की पहली घूंट लेते ही मुझे लगा जैसे समय सचमुच गोल होता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वे बस एक बरसाती रात, एक जलती हुई लालटेन और एक लौटते हुए इंसान का इंतजार करते हैं। उस दिन जब मैं घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर ताला नहीं लगाया, सिर्फ लालटेन को खिड़की में जलता छोड़ दिया, क्योंकि शायद किसी और बारिश की रात कोई और थका हुआ मुसाफिर अपने पुराने घर का रास्ता ढूंढते हुए उस रोशनी को देखेगा और उसे भी महसूस होगा। घर कभी हमें छोड़ता नहीं, हम ही देर से लौटते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा घर, कोई अपना या कोई अधूरा इंतजार है, तो उसे अपने दिल में एक छोटी सी लालटेन की तरह जलने दीजिए। हर रात अंधेरी नहीं रहती और हर लौटना देर से नहीं होता। शुभ रात्रि।